अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। 2010 में भी पाकिस्तान में सैलाब आया था और जिसको जनूबी पंजाब कहते हैं, पंजाब का ये आखिरी ज़िला राजनपुर, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाहकारियाँ हुई थी। लेकिन इस दफ़ा तो आज भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं जो 2010 में सैलाब आया था, ये सैलाब उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा पानी है। 1,94,000 क्यूसेक के करीब कोई पानी बता रहे हैं। तो जो छोटे छोटे शहर या देहात थोड़े से बच गए थे वो भी सारे डूब गए हैं और मज़ीद कह रहे हैं अभी और पानी ने आना है। तो ये इतनी तबाहकारियाँ हैं कि इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हुकूमत पे डाल के तो सारी दुनिया बैठ जाती है, लेकिन मेरे प्यारे इस मुल्क के जो हालात हैं, मैं नहीं समझता कि सियासत के खेल से कोई बाहर निकल के उन गरीबों को कोई देखेगा। यकीन मानिए, मैं नाम नहीं लगता किसी भी सियासी पार्टी का, गए हैं चेक तकसीम किए हैं, जो चेक उन्होंने दिए हैं गरीबों को, अगलों लोगों ने क्या किया, अपने सरकारी मुलाजिम जो थे उनको खड़ा करके उनसे चेक रिसीव करवाए। यानी सरकारी तस्वीरें बन रही हैं। वहाँ के जो राजनपुर शहर के जितने भी सहाफ़ी हैं इस पे चीख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिनको आपने चेक तकसीम किए ये तो सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी कोई तबाहकारी नहीं हुई, हकदारों को तो हक नहीं मिला। उस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठी। तो इसी पे मैंने कुछ दिनों से मुसलसल कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कहता, मुझे ये पता है कि मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं इस बेसहारा लोगों की सहारा बनने की कोशिश करूँ। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं, जैसा मैं हमेशा लफ्ज़ कहता हूँ, तो उस फैमिली से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेल्प कीजिए। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, आप लोग ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कीजिए इन लोगों के लिए जो पानी चला गया था। अब दोबारा नया 2 लाख के करीब पानी आ चुका है। घर तबाह हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, बर्तन, सामान, बिस्तर, चारपाई कुछ भी नहीं बचा। वो दरख्तों पे पनाह लिए हुए हैं। आगे अब हुकूमत कैंप लगाएगी, क्या होगा, बहरहाल मुझे नहीं पता हुकूमत क्या करती है। मुझे इतना पता है, मेरी फैमिली जो इस वक्त मुझे देख रही है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प कीजिए ताकि उन तक हम अपने हिस्से का जितना कर सकते हैं सामान पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, जो जो ज़रूरियात की उनसे पूछ के क्या चाहिए आपको वो हम उन तक पहुंचाएं। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता आप लोगों की मदद के बगैर। तो उसका सिंपल तरीका मैंने पहले भी कहा था, बाहर वालों को तरीका पता होता है पाकिस्तान पैसे कैसे भेजते हैं। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, आप मेरे नाम पे चाहे वेस्टर्न यूनियन हो या बैंक के ज़रिए हो आप भेज सकते हैं, जो भी तरीका आपको बेहतर लगे। सिंपल वहाँ पे 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, जिसको भेजना होता है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। नाम मेरा है मजहर मलिक, स्पेलिंग में बता देता हूँ, MAZHAR, मजहर MALIK, मलिक, मजहर मलिक ये लिखेंगे और मोबाइल नंबर यही देंगे +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। और इसी ही नंबर पे जो बाहर वालों को मैंने दिया है, जैज़ कैश भी बना है, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इसी ही मेरे नंबर पे 031366555500 इस पे जैज़ कैश बना है। आप जैज़ कैश के ज़रिए भी अमाउंट भेज सकते हैं जो वहाँ के सैलाब ज़दगान हैं हम उन तक पहुँचा सकें। बार बार इसलिए कह रहा हूँ, यकीन मानिए बहुत उनकी बुरी हालत है। वीडियोज़ आ रही हैं मेरे पास, तस्वीरें आ रही है, रोना आ जाता है। क्या करें, तो यही कर सकते हैं, आपसे ही कहूँगा अपनी जेब से जितना कर सका, उससे ज़्यादा तो मेरी भी हिम्मत नहीं है। तो आप लोग भी प्लीज़ इसमें मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, हम उनके काम आ सके। हम लोग एक फैमिली हैं और कम अज़ कम ये सेटिस्फेक्शन होगी। मैं हमेशा कहता होता हूँ, जुमे को भी कहता होता हूँ, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी यही होती है। हमने एक महफिल सजाई है, ये भी आज की हमारी महफिल है। ऑफ कैमरा से पहले मैं आपसे बातें कर रहा हूँ क्या कि इस महफिल में हमने पॉजिटिव एनर्जी रखनी होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी यही है, अल्लाह की मखलूक के काम आना, अल्लाह की मखलूक की मदद करना, इसी को पॉजिटिव एनर्जी कहती हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी होती है, जब इस तरह के हम नेक अमल करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है। तो खुदारा आगे बढ़िए और मदद कीजिए। आज की कहानी जो मुझे भेजी है, चोलिस्तान से भेजी है, नाम उनका मोहन है और उन्होंने कहा है कि मैं आपकी कहानी का इतना दीवाना हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ बाजू का सिग्नल आते हैं, बाजू का सर्विस नहीं होती, तो मैं दूर जाता हूँ, स्पेशली आपके शो के लिए पैकेज भी अपना लगवाता हूँ और आपके ऑफ कैमरा स्टोरीज डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद वही बार बार सुनता रहता हूँ। तो बहुत खुशी हुई आपकी मोहब्बत का देख के और आपने जो अल्फाज लिखे हुए थे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लव यू सो मच।
मोहन कहते हैं ये जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ हमारे इलाके की कहानी है, सच्ची कहानी है, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है इसी ही जगह चोलिस्तान की। बॉर्डर लगता है, साथ में राजस्थान है, और इस हिस्से को जो हमारे पास है हम उसको चोलिस्तान बोलते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं उसको राजस्थान बोलते हैं। चोलिस्तान में मेरा कई दफ़ा जाना हुआ है। वहाँ एक और ही दुनिया है, रेत ही रेत है, और स्पेशली जब रात होती है, वही गर्म रेत ठंडी होती है, तो ऐसा लगता है, यकीन मानिए अगर अल्लाह ने आपको आंख दी है या आप महसूस भी करना चाहते हैं, तो रात को चोलिस्तान की खामोशी में जाके बैठिए तो आपको यूं नज़र आएगा आप अकेले नहीं हैं, एक और पूरी दुनिया आबाद है जो घूम फिर रही है, आ रही है, जा रही है, कभी शोर कर रही है, आवाज़ पैदा कर रही है, और आंखों को झलक भी दिखा देती है, अपना आप महसूस भी करा देती है, आवाज़ भी सुना देती है, लेकिन रात को वहाँ फिरती है। जिन्नात रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, जंगलात में, खंडरात में, गैर आबाद जगहों में, समंदरों के ऊपर भी और इंसानी आबादी में भी बसेरा रखते हैं। तो इसलिए चोलिस्तान जैसी जगह जिन्नात की फेवरेट जगह होती है। हुआ कुछ यूँ कहते हैं, ये उन दिनों की बात है, बहुत पुरानी, तकरीबन ये कहानी भी कह रहे हैं कुछ 60-70 साल से भी ऊपर हो गए, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत पुरानी है, हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, 70-80 से भी शायद वो कह रहे हैं ज़्यादा। ये एक छोटा सा चोलिस्तान का एक ऐसा एरिया था जहाँ पे गिनती के घर थे, होंगे कोई 15, 20, 25 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। और इन लोगों का गुजर बसर क्या था, ये लोग झोंपड़ी टाइप बना के रहते, मकान अब बने हैं, वो भी कच्चे हैं, कुछ लोगों ने पक्के भी बनवा लिए हैं। उस वक्त जो मकान थे वो एक झोंपड़ी बनती थी, एक ख़ास किस्म की लकड़ी होती है चोलिस्तान में, जिसको यूं गोल शेप में एक झोंपड़ी बना दिया जाता है। बाज़ झोंपड़ियाँ इतनी उनकी हाइट नीचे होती है कि आप उसके अंदर खड़े भी नहीं हो सकते, उसको गोपा बोलते हैं वो लोग, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, गोपा बनाते हैं। उसके ऊपर जो छत डाली जाती है, ऐसे पत्ते दरख्तों की टहनियाँ डाली जाती हैं जो गर्म लू चलती है वहाँ पे तो वो ठंडक का एहसास देती हैं। हम लोग, मैं तकरीबन 2010 में या 11 में ये बिल्कुल चोलिस्तान के जब अंदर गया था तो शदीद लू चल रही थी, लेकिन एक गोपा नज़र आया जो उस गैर आबाद था, तो हम वैसे ही उसके अंदर चले गए। तो इतना, उसके अंदर 2 सिर्फ चारपाइयाँ आ सकती थी, वो इतना बड़ा था कि एक चारपाई लेफ्ट पे, एक राइट पे थी, और बीच में छोटा सा एक रास्ता था उस चारपाई के अंदर, इतना कि आप बैठ सकें चारपाई पे। और उसकी छत इतनी नीची थी कि मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाया था, अगर आप खड़े होंगे तो आपका सर टच होगा, इतनी नीची थी। लेकिन उसके अंदर इतना ठंडक का एहसास था, बाहर लू चल रही थी, शदीद गर्मी थी, लेकिन अंदर ऐसे था जैसे एयर कंडीशन चल रहा हो, एसी चल रहा हो, ठंडा यख। तो फिर मैंने पूछा इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा ये पत्ते का कमाल है, इस लकड़ी का कमाल है, टहनियों का कमाल है, जिस अंदाज में बनाया जाता है। 15-20 घर थे, 25 घर होंगे, दूर दूर भी थे। ऊंट का इस्तेमाल होता था सफ़र के लिए, वरना ज़्यादातर चोलिस्तान के लोग आज भी पैदल चलते थे। खुशी खुशी सब लोग रह रहे थे कि वहीं पे उन्हीं दिनों भूले बसरे एक बूढ़ी औरत आई उस इलाके में, चोलिस्तान के उस छोटी सी बस्ती के अंदर। हुलिया इस तरह का था कि कपड़े बहुत ही पुराने थे, कहीं कहीं से फट भी गए थे, लगता था काफ़ी अरसे से इसी लिबास को तब्दील नहीं किया गया, और तब्दील ना करने की वजह से जगह जगह से फट भी गया है, बदबूदार भी हो गया है। बाल उसके बहुत ही उलझे हुए थे, एज तकरीबन 70-80 से भी ऊपर की वो लगती थी। चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे एक बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बाल इस तरह के सफ़ेद और आपस में उलझ चुके थे, शायद अगर कोई आज उनको नहला के शैम्पू करके साफ भी करना चाहता, अलग अलग करना चाहता तो मुश्किल था। लगता था पता नहीं कितने सालों से, कितने अरसे से वो नहाई नहीं है, तो बाल चिपक गए थे आपस में। पांव उसके नंगे थे, कोई भी पांव के अंदर जूती नहीं थी। एक अजीबोगरीब बुढ़िया जिसके करीब जाने से बदबू का एहसास होता था, क्योंकि वो कभी नहाई नहीं थी, कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए, बाल इस तरह के कि कितने अरसे से ना धुलने की वजह से आपस में चिपक चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, रंग काला स्याह था उसका। हाँ, एक चीज़ थी जो दूर से नज़र आती थी और करीब जाने पे भी वही चीज़ सेम महसूस होती थी, वो चेहरा था जो झुर्रियों से भरा हुआ था, खौफ सा आता था। और जब वो उस गांव के अंदर वारद हुई, उस गांव में दाखिल हुई, तो गांव वाले ने उसको लोटस दिया, उससे पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो।
क्या मदद चाहिए, यहां क्यों आई हो? तो सबको घूरती रही इस अंदाज में जैसे बोलना नहीं जानती, या जुबान नहीं है, या गूंगी है, या खामोश है। पहले एक दो ने सवाल पूछा तो वो चल दी। जब चल दी तो लोगों ने कहा शायद गुजर रही है, जा रही है, जाने दो। लेकिन जब शाम हुई तो लोगों ने देखा रेत की एक उस जगह पे वो तपती धूप में कहां रही दिन सारा किसी को नहीं पता, लेकिन रात को वो एक जगह पे बैठी नजर आई। अब जिस शख्स ने देखा उसके अंदर इंसानियत तो थी। उसने कहा ये बैठी है, इसका मतलब है ये यहीं है, गुजरी नहीं है, भूली भटकी पागल है, गूंगी है, कौन है, यहां आ गई है और बैठ गई है, इसको खाना भी तो चाहिए होगा। तो वो करीब गया, उसने कहा भूख लगी है, खाना खाना है, कुछ चाहिए। तो वो उसकी तरफ देखती रही, मुंह से कुछ बोली नहीं। वापस वो अपने घरों में गया, उनसे कहा ऐसा ऐसा वाकया है, दिन को भी एक औरत आई थी, मैंने पूछा था, कोई जवाब नहीं दिया, तकती रही, और मेरे साथ फलां भी खड़ा था, फलां भी खड़ा था, हम सारे बोलते रहे, उसने हमसे कहा नहीं। मैंने कहा कहीं गुजर जाएगी, आ रही है, जा रही है, जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन अब वो बाहर मौजूद है, फलां जगह पे, ज़मीन पे, रेत पे बैठी हुई है, खाने का पूछा है, जवाब नहीं है, तो हमें तो डर ही लग रहा है, उससे बहुत ही बूढ़ी है, आप फलां फलां बुजुर्ग से कहें वो भी साथ चलें, चल के पूछें क्या माजरा है। अच्छा, मुझे याद आ गया, खाने के बीच में बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैं पढ़ रहा होता हूँ, हर चीज़ पढ़ता हूँ, कि आपकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो एक जादू सा हो जाता है। जब आप कहानी सुना रहे होते हैं, आंखें बंद होती है, एक हम अजीब दुनिया में पहुँचे होते हैं, एक अजीब सा एहसास होता है। वो जो लम्हे गुजर रहे होते हैं आपके बोलने वाले, ऐसे ऐसे जुमले लिखे होते हैं, यकीन माने, लव यू सो मच। मैं कोशिश करता हूँ, इतना अच्छा नहीं बोलता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरा मकसद इसको ये है कि अच्छा बोलना मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये आप लोग राज़ी हो जाएं। अल्लाह की मखलूक हैं, शायद मैं मरने से पहले एक सेटिस्फेक्शन लेके जाऊँ कि अल्लाह की मखलूक मुझसे राज़ी हो गई थी। आप खुश होते हैं तो मैं खुश होता हूँ, तभी तो कहता हूँ लव यू सो मच। बहुत से मैसेज आए हुए हैं, मिस यू सो मच, लव यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। अब गांव के बुजुर्ग को बुलाया गया, पहुंचे उस बुढ़िया के पास, अम्मा कौन हो? सराइकी ज़बान वहाँ पे बोली जाती है। सराइकी में पूछे कि अम्मा कौन है? अम्मा कौन हो? सर झुका के बैठी रही। कहाँ से आई हो? खामोशी, रात खामोश, अंधेरी रात, घुप अंधेरा, चोलिस्तान, रेत ही रेत, वो तपती रेत जो अब बेहतर हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, लेकिन हर तरफ चादर, उसी अंधेरे की चादर फैल चुकी है, घुप अंधेरा हो चुका है। वो लालटेन जलाए उस बुढ़िया के पास खड़े हैं, उसके चेहरे को लालटेन की रोशनी में देख रहे हैं, और फिर वही सवाल रिपीट कर रहे हैं, अम्मा तुमसे मुखातिब हैं, अम्मा बीबी आवाज आंदी पई है कि मेरी मां आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है जो कुछ हम कह रहे हैं? खामोशी। तो किसी ने कहा लगता है शायद गूंगी है, शायद बोल नहीं सकती, अब क्या करें? तो उसी लम्हे उसने सर ऊपर उठाया और उनकी तरफ देख के कहा दे दो रोटी। ये पहला मौका था कि सुबह भी वो नहीं बोली थी और अभी भी काफ़ी देर उससे हम कलाम बातें करने के बावजूद जब वो इस नतीजे पे पहुंचे ये बोल नहीं सकती, तो उसने कहा दे दो रोटी। तो समझ गए बोलती नहीं है लेकिन बोल सकती है। कहां से आई हो? अगला सवाल यकीनन यही होना था। रोटी का तो पता लग गया, ठीक है उसको चाहिए। उन्होंने कहा जाओ यार इसके लिए रोटी लेके आओ। बंदा रवाना जब कर दिया था तो अब अगला सवाल भी पूछना था। ये इस नीयत से था, एक तो गांव में एक मेहमान आया था जो किसी से बात नहीं कर रहा था, हुलिया बिगड़ा हुआ था, बूढ़ी थी, खौफ भी आ रहा था तो मेहमान नवाज सराइकी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेहमान से ये भी तो पूछना चाहता, सिर्फ रोटी चाहिए, कोई दुख भरी कहानी है, यहीं पे बसेरा करना है, अब हमारे बीच में ही रहना है या आजकल के लिए है, उसके बाद फिर सफ़र शुरू करना है? फिर पूछा गया कहाँ रहना है, यहां रहना है, जाना है, यही सारे सवाल किए गए। कुछ देर वो चुप रही, उसकी आंखों में आंसू टपके। वो लालटेन की रोशनी में भी उन आंसुओं को देख लिया उन लोगों ने कि आंसू टपके हैं। जब आंसू टपक गए तो वो झुरिया वो चेहरा वो जो झुरियों से भरा हुआ था वो ऊपर की तरफ उठा। उस आंखों में उदासी थी, आंसू थे, अजीब सी आंखें थीं, और उस आंखों ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कोई नहीं है मेरा।
कोई नहीं है मेरा। अब दोबारा से वही जुमला आया, कोई नहीं है मेरा। तुम चाहते हो तो यहां से चली जाती हूं, कहोगे तो रह लेती हूं। अब यकीनन वो जो गांव वाले थे उनको इतना तो अंदाजा था कि इसके हुलिये से, इसके कपड़ों से, इसकी बातों से, इन सारी चीजों से इतना एहसास तो होता है कि ये जख्म खाए हुए है, दुखी है, परेशान है, इस वजह से इस हुलिये में है कि पता नहीं कब से नहाई नहीं है, कब से इसने अपनों को खोया है और कब से दीवानी बन के फिर रही है कि बात तक नहीं करती, चुप रहती है। ये सब बातों को तो अंदाज़ा लगा चुके थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहते थे वो क्या कहती है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कितने दिन जिंदगी के बचे हैं मैं नहीं जानती, बस जितने दिन रह गए हैं जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, गिन के पूरी कर रही हूं, कब मौत आ जाए कुछ नहीं पता। ये वो चंद जुमले थे जो उस औरत ने बोले थे, और उसके बाद भी उसको बहुत कम लोगों ने बोलते हुए सुना था। शायद वो पहली रात थी तो इसलिए वो बोल पड़ी थी, ये जुमले उसने अदा कर दिए थे अपनी जुबान से। उसके बाद फिर उसकी ज़बान खामोश हो गई। गांव वाले उसको रोटी तो दे देते थे, उस रात भी उसको रोटी दी तो रोटी उसने खाई नहीं, सूंघते हैं जिस तरह, मतलब इतनी कम खाई कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की, कुछ ज़्यादा रोटी भी नहीं खाई। तो वो जब आए तो देखा सालन भी वैसे का वैसे था, रोटी के चंद लुकमे उसने खाए थे। अब वो वहीं पे ही बैठी रहती, चाहे दिन हो या रात हो, कभी कभी चली जाती, देखते वो गांव वाले तो वो नज़र ना आती, और फिर देखते तो वहीं पे उसी जगह बैठी होती। गांव के लोग आपस में रिश्ता जो था, ताल्लुक जो था, वो मोहब्बत का था। ये उन दिनों की बात है जब मोहब्बत अरूज पे थी, हक हमसाए एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी, चीज़ों में तफर्रुक नहीं था कि ये उसकी चीज़ है, ये उसकी चीज़ है, वो सब एक ही चीज़ होती थी, लेकिन सबका हक होता था उस पर। और जो मालिक भी होता था वो इस बात पे खुश होता था कि ये मेरी नहीं है, आप लोगों की इस्तेमाल करें। और ये वक्त था, बचपन में मैंने भी देखा है। उन्होंने फैसला किया कि एक औरत जिसके चंद जुमले हमने सुन लिए थे, कोई नहीं, दुख भरी कहानी है, शायद कभी सुना दे, फिलहाल हमारी बस्ती में आ चुकी है, इसी चोलिस्तान में रहने के लिए ठिकाना नहीं, तपती धूप है, हम भी गरीब लोग हैं, गोपे में रहते हैं, उस छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। किसी ने अगर बड़ी झोंपड़ी बनाई थी तो उसमें 3 चारपाइयां थी। पीने के लिए वो जो पानी इस्तेमाल करते थे वहां पे टोबा बनाया हुआ था। टोबा कहते हैं एक बहुत बड़े एरिया में वो खुदाई करते हैं, उस जगह को सेलेक्ट करते हैं कि अगर कभी बारिश हो तो पानी रेत के ऊपर से होता हुआ, चलता हुआ नीचे ढलान की तरफ आए, और ढलान से होता हुआ वो जो उन्होंने गड्ढा खोदा था, बहुत गड्ढा तो नहीं कहते, बहुत बड़ा, आजकल तो डैम बनते हैं बड़े बड़े, उस शेप का, वो छोटा सा होता है, वो एक एरिया बना देते तो पानी ऊंचाई से होता हुआ, ढलान की तरफ होता हुआ उस टोबे के अंदर आके जमा हो जाता। तो वो जो तालाब सा था बड़ा सा, जो उन्होंने मसनूई बनाया होता बारिश के लिए कि बारिश का पानी उसमें जमा हो, वही वो उनके पीने के लिए था, वही उनकी भेड़ बकरियों के लिए था। आज भी चोलिस्तान के लोग ज़्यादातर भेड़ बकरियां पालते हैं, उन्हीं के दूध के साथ रोटी गंदम जो है वो खाते हैं। उन्होंने कहा मिलके इसके लिए झोंपड़ी बना देते हैं और सारे गांव वालों ने मिलके उसी तरह जिस तरह अपनी झोंपड़ियां बनाई थी, टोबा पानी के लिए, गोपा रहने के लिए, उन्होंने एक गोपा टाइप, एक झोंपड़ी टाइप, गोपा मैं कह रहा हूं आप लोगों को समझ नहीं आएगा, एक्सप्लेन तो कर दिया, तो एक गोपा बना दिया जिसमें एक चारपाई भी आ सके और वो औरत सो सके। उन्होंने एक छोटी सी जब वो झोंपड़ी बना दी तो उसके लिए कहा कोई चारपाई का भी बंदोबस्त करे, तो उसने कहा नहीं, मुझे नीचे बिछाने के लिए कुछ दे दो, मैं नीचे ज़्यादा ईजी फील करती हूँ। नीचे बिछाने के लिए भी उसको दे दिया गया और वो वहीं पर अब लेट जाती। बोलती नहीं थी, बच्चे भी कभी जाते उससे बातें करते, उसको देखते, तंग करते, या जिस तरह बच्चे होते मासूम से, तो वो किसी से कोई जवाब ना देती, किसी से कोई भी बात ना करती, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। और ये वो वक्त था जब लोगों के पास टाइम ही टाइम था। चोलिस्तान में वैसे भी एक्टिविटीज़ करने को कुछ होती नहीं है ज़्यादातर उस वक्त, अब शायद तब्दीली आ गई हो, मुझे भी 8-10 साल हो गए हैं गए हुए। उस वक्त लोग ये करते थे, भेड़ बकरियों को सुबह सुबह घर से निकालते थे, रोटी के लिए बर्तन एक
कपड़ा होता था जिसके अंदर 2-3 रोटियां, उसके ऊपर प्याज रख लिया, मक्खन रख लिया, घी रख लिया कटोरी के अंदर, या कुछ इस तरह का सालन रख लिया, उसको बांधते, उसको एक डंडे के अंदर फंसाते और उसको शोल्डर पे रख लेते। जब वो आगे आगे चलते तो तमाम भेड़ बकरियां उनके पीछे पीछे चल रही होती। अब वहां पे रेत ही रेत थी, लेकिन झाड़ियां भी उगती हैं रेत में। जब बारिश होती है तो झाड़ियां भी उगाती हैं, दरख्त भी वहां पे कहीं पे होते जहां पे रेत कम होती है। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके चले जाते, वो चरती रहती, वो चरवाहे के तौर पे साथ रहते और उस जगह पे पहुंच जाते जहां पे वो तालाब सा जो उन्होंने बनाया होता था, जिसको टोबा मैंने आपको बताया, उसके करीब कोई 2-3 दरख्त लगे होते। भेड़ बकरियां चरती रहती, वो वहीं पे जाके जो चरवाहा होता वो बैठ जाता, अपना खाना रख देता, लेटा रहता, गाने गाता, बांसुरी बजाता या ऐसे ही खामोशी से बैठा रहता। वक्त आता, दिन का टाइम होता, खाना खाता और खाना खाने के बाद फिर वहीं लेट जाता, आराम फराता, कैलूला करता। शाम होती, बकरियों को पता था अब हमने इर्द गिर्द फिरते रहना है, पानी की प्यास होगी, इस तालाब पे आ जाना है। जब शाम होती बकरियां तैयार हो जाती, चलो घर चलें, और वो आगे आगे बकरियां उसके पीछे पीछे वो घर पहुंच जाते। जाके उन कच्चे से अपने जो घर होते वहीं पे बकरियों के लिए जो उन्होंने लकड़ियां लगा के बनाया होता उसके अंदर उनको बंद करते और सो जाते, खाना शाना खाते। ये ज़िंदगी थी वहाँ की। ये मैं ज़िंदगी देख के आया हूँ, ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। हम ज़्यादा अरसा तो नहीं रह सकते, लेकिन 1-2 दिन ये ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन जोलिस्तान में इतनी गर्मी होती है कि मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी, यहाँ तक जहाँ तक मेरी शर्ट थी ये सारा ब्लैक हो गया था। ऊपर टोन और थी, स्किन टोन, नीचे ब्लैक हो गई थी। एक ही तकरीबन 2 घंटे में फिरा था रिकॉर्डिंग के लिए, चस्का प्रोग्राम करने गया था। ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रही। उस बुढ़िया को पानी भी वो घड़ा, एक बर्तन मट्टी का जो बना होता है, घड़ा उसको बोलते हैं, उसने घड़ा भी दे दिया पानी पीने के लिए। वो तो कहीं जाती आती नहीं थी, कभी कभी गायब हो जाती थी, उसको घड़ा भी दे दिया कि पानी पीती रहे, और रोटी भी उसको दे देते, कभी खा लेती कभी ना खाती। उस गांव वालों ने अपने जो प्यारे उनके मरते थे तो उनके लिए वहीं पे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी बनाया हुआ था। पुरानी कब्रें भी थीं, कब की थीं, नस्ल दर नस्ल वही कब्रिस्तान चला रहा था, रेत ही रेत थी। अब रेत में बहुत सारे लोग पूछेंगे कि दरख्त कैसे, कब्रिस्तान कैसे, तो ये इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसने जीने के अंदाज सीख लिए हैं। चाहे वो जंगल में भी जाता है तो अपना सामान बना लेता है, दरख्त काट के झोंपड़ी घर बना लेता है, एरिया को क्लियर करता है। इसी तरह रेत में भी जब इंसान रहता है तो रेत के उस हिस्से को चूज़ करता है जहाँ पे नीचे पथरीली ज़मीन होती है, रेत कम हो जाती है, मज़ीद वो सफाई करके हटा देता है। इंसान अपना खुद से बंदोबस्त करता है। खैर, वक्त गुजरता रहा, वो बुढ़िया वहीं पे रही, सब उसको भूल गए। बातें करने की कोशिश की, वो जवाब देती नहीं थी। कहानी सुनने की कोशिश की, अपनी दुख भरी कहानी सुना दे, किसी ने कहानी नहीं सुनाई। वक्त गुजरता रहा, तकरीबन उस बुढ़िया को आए 4-5 महीने हो गए थे। अक्सर ऐसा भी होता वो 1-1 हफ्ता गायब हो जाती, लेकिन किसी से वो बात नहीं करती थी, कुछ बताती थी नहीं। जब वो 1 हफ्ता भी गायब हो जाती तो लोग रोटी देने के लिए जाते तो देखते वो नहीं है, वापस आ जाते और इंतज़ार करते जब आ जाएगी उसको दे देंगे। उनको इतना अंदाज़ा हो गया था कि नीम पागल सी है, मुकम्मल पागल नहीं है, नीम पागल सी है। कुछ इस तरह का दुख पहुंचा है ज़िंदगी में कि दिमागी तवाज़न सही नहीं है, बोलती कम है, पागलों जैसी रहती है, ना खाती है ना पीती है, बस दिल करता है तो खा पी लेती है। उसी गांव का ये नाम फर्जी में रख रहा हूँ, उनको भी याद नहीं जिन्होंने कहानी भेजी, उन्होंने कहा नाम कोई रख लीजिएगा, हमें भी याद नहीं है। कोई नाम बताता है, कोई नाम बताता है। रावल, उन्होंने कहा ये आप नाम रख दीजिएगा फर्जी। उन्हीं के कहने पे मैंने कहा आप नाम बता दें। उन्होंने कहा रावल। रावल जो था वहाँ का, वो काफ़ी दिलेर भी था, एजेड भी था, बूढ़ा नहीं था लेकिन एजेड हो चुका था। से मुराद है उसकी उम्र 50-55 साल के करीब होगी। बूढ़ा 70-80 साल वाले, अब तो उम्रें बहुत कम हो गई, उस वक्त तो 100-100 साल उम्र थी। 50-60 जवान उसको कहते थे वो। 40 साल के बाद वहाँ जवान कहलाता है। तो वो बहुत ब्रेव भी था। वो लोग, छोटी सी एक बस्ती थी लेकिन फिर भी रातों को जागते रहते थे, ध्यान रखता था। उनको भी डर होता है कि कोई गुजरा बसरा वहां से गुजर रहा हो तो कहीं जाते हुए उनकी भेड़ बकरी ना ले जाए, कोई जानवर ना आ जाए, जिसका सबसे ज्यादा उनको डर होता था कि जानवर आके हमारा कोई जानवर ना लेके जाए, क्योंकि वहां पे भी काफी जानवर पाए जाते हैं। तो वो रात को कोई ना कोई जागता रहता, इससे पहरा देता रहता। एक रात
रावल ही उठा तो उसको महसूस हुआ जानवरों वाला वो जो एरिया है जहां पे जानवर बंधे हुए हैं, उस जगह से कोई आवाज़ सी आ रही है, अजीब सी। ऐसे जानवर रात को बोलते नहीं हैं, उस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवर नहीं बोल रहे, किसी किसी जानवर की बोलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत अजीब सी है, जैसे जानवर डरा हुआ हो। ये ज़बान समझते हैं जानवर की, बोलते भी हैं, जब उनको लेके चलते हैं ना, इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, ये चलाने के लिए होता है, और वो भी इनकी आवाज़ को समझता है जानवर। तो वो डरी हुई आवाज़ थी जानवर की, ये कौन है, क्या हुआ है। वो जल्दी से निकला और चलता हुआ उसी सिमत गया जिस सिमत में आवाज आ रही थी। अभी वो उसके करीब ही पहुंच रहा था कि उसकी आंखों ने एक मंजर देखा, शां करके जैसे कोई गुजरता है, इस तरह इतनी तेजी के साथ वहां से कोई चीज ऐसे गई। वो क्या थी, इतनी तेजी थी, इतनी इसकी स्पीड थी कि वो समझ नहीं सका वो क्या थी। लेकिन वो मतलब जिस तरह एक सेकंड में कोई चीज, जहाज गुजरता है, कोई जंगी जहाज तरह शां करके गुजरता है, उसी तरह वो तेजी से गई। वो देख नहीं सका, अंधेरा था। भागता हुआ वहां पे पहुंचा तो उसने देखा एक बकरी जो है वो जख्मी हो चुकी है, और बाकी इर्द गिर्द जो बकरियां साथ खड़ी हैं वो खौफ की आलम में है, उन्हीं की खौफ की आवाज़ आ रही है। बकरी जो ज़मीन पे वो बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, उसकी गर्दन जो है ज़ख्मी है। फौरी तौर पे वो पहुंचा, उसने बकरी को उठाया, उसकी गर्दन पे हाथ रखा तो वहां से बाकायदा तौर पे खून निकल रहा था। परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। कोई जानवर था जो उस वक्त उसको अंदाज़ा हो गया आके खाने की कोशिश कर रहा था या लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उसके कदमों की आवाज़ सुन के वो जानवर भाग गया था। उसने फौरी तौर पे उसको बचाने के लिए जो पट्टी शट्टी जिस तरह वो करते हैं वो कोशिश की, लेकिन सुबह तक वो बकरी बच नहीं सकी, वो मर गई। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुका था कि जानवर इस तरह आते थे, बकरी उठा के ले जाते थे या वहीं पे बैठ के खाना शुरू कर देते थे, और ये इसीलिए पहरा देते थे, उस तरह जागते थे। तो सुबह उठते ही उसने फैमिली घर वालों को बताया कि मैं जागता रहा हूँ, जब मुझे डरने की, जानवर के बोलने की, खौफ की आवाज़ आई है तो मैं गया हूँ। उस वक्त कोई अंदर जानवर था जो उसी वक्त भाग गया, लेकिन बकरी ज़ख्मी हो चुकी थी, मैंने बचाने की कोशिश की, सुबह तक मर गई है। गाँव वाले आदी थे, ऐसा होता रहता था, पहरा देते थे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब फिर कोई जानवर आ गया भाई। अब उनके पास हथियार तो थे नहीं कि उसको मार सकते, तो पहरा ही था, डंडे थे जिससे वो भगाने की कोशिश करते। भाई काम करो, इसका हल ये पहरा बढ़ा दो और लोग भी जागो रातों को, इसका मतलब है फिर कोई जानवर आ गया है जो नुकसान पहुंचाएगा। और फिर करते क्या थे, वो चौकीदारी करते थे, जब तक उस जानवर को मार ना देते वो सुकून से नहीं रहते थे, क्योंकि उनको पता है जो जानवर आ गया है उसने हमारी भेड़ बकरियों को देख लिया है, अब वो फिर आएगा, हफ्ते बाद आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, महीने बाद आए, आएगा ज़रूर। और फिर वो इंतज़ार में रहते थे कि इस जानवर को पकड़ें और इसको मारें। जानवर जब मर जाता फिर वो कुछ अर्सा सुकून में रहते, फिर पहरा देते रहते। अब अगली रात से पहरा बढ़ा दिया गया, बाकी लोग भी जागते, आवाज़ भी देते। और इसका तरीका ये होता है, ड्रामों में, मूवीज़ में तो आपने देखा होगा, वो कहते हैं जागते रहना भाइयों। इसके तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया भाई, अगर लोगों ने ही जागना है तो भाई आप पहरा क्यों दे रहे हो। ये जुमला अक्सर लोगों ने सुना होगा, तो इसलिए मैं सवाल करता हूँ कि जब वो ये जुमला बोलता था, जागते रहना भाइयों, जब लोगों ने अपने घरों में जागते रहना है तो भाई आप पहरा क्यों दे रहे हो, आप भी जाके सो जाओ। तो ये जुमला क्या था मुझे आज तक समझ नहीं, इसलिए हम मजाक में जुमला कहते हैं, जागते रहना भाइयों, मेरे ते ना रहना, यानी मुझ पे ना रहना, खुद ही जागना। तो वो भी इसी तरह वहां का जो चोलिस्तान का सिस्टम था, वो आवाज लगाते, वो जागते रहना नहीं कहते थे। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज आती, फिर तीसरी तरफ से आवाज आती, इसका मतलब है वो जाग रहे हैं। पहरा देते रहे जानवर, जो अब आदि जो देख चुका था इस रास्ते को, उसने आना तो था, लेकिन एक हफ्ते तक वो जानवर ना आया। वो बहुत अलर्ट रहे, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी ढीले हो गए, मगर लगता है अब वो जानवर नहीं आएगा। तकरीबन ये कोई 10वां दिन था कि फिर ऐसा हुआ कि आज वो जानवर एक बकरी को ले गया था। आज एक और लड़का था, उस मतलब जितने घर थे सबने भेड़ बकरियां पाली हुई थी, कि वो जब पहरा देते देते अपनी उस जगह पे पहुंचा तो वो इतना तेज जानवर था कि एक चक्कर लगा के जब वो वापस आया तो उसने देखा बाकायदा ज़मीन पे घसीटने के निशान हैं, और उसके बाद उसकी ज़ख्मी जो किया गया था बकरी को, उसके अंदर से जो खून निकल रहा था वो भी ज़मीन पे, रेत पे घसीटते हुए साथ साथ नज़र आ रहा था। अब रात का टाइम था, वो अकेला था, ये अंदाज़ा हो गया था जानवर बकरी तो ले गया है। अब उसने दूसरों को आवाज़ें दी, वो इकट्ठे हो गए। उसने कहा ये
निशान जा रहा है जहाँ से वो जानवर बकरी को लेके गया है, डंडे पकड़ो, पीछे चलते हैं उसके। वो सब डंडे लेके, जितने भी नौजवान थे बाकियों को भी जगा दिया गया। उसी ही रास्ते पे जहाँ पे घसीट के लेकर गए थे उसी को फॉलो करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। आगे कुछ जगह पे जाके खून भी ख़त्म हो गया, का मतलब है वो रुक चुका था या रेत फंस गई थी उसके अंदर। जाते 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 एक जगह ऐसी आई जहाँ पे निशान ही ख़त्म हो गया। वो परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है, वहाँ पे निशान ही कोई नहीं। मतलब यहीं कहीं जानवर को होना चाहिए, यहीं बकरी को होना चाहिए, वो देख रहे हैं कोई निशान नहीं। वो परेशान हो गए, वापस आए अपने अपने घरों में और आके फिर पहरा दिया। तो पता लगा वो जब इधर पहरा देने के लिए आए थे, इसका पीछा करने के लिए आए थे, उनको पता था एक जानवर है वो ले गया, हम उसके पीछे जा रहे हैं। तो पता लगा वो जानवर पीछे से एक और बकरी ले गया किसी और के घर से। वो जब वो पहुंचे तो देखा वहां पे फिर उसी तरह का निशान है, कोई घसीट के लेके जा रहा है। उसने कहा ये क्या हुआ, जिस वक्त हम पीछा कर रहे थे उस वक्त तो ऐसा कोई भी निशान नहीं था, वो सिर्फ उसके घर के बाहर था। अब यहां पे भी है, इसका मतलब है हम जब उसके पीछे गए तो पीछे आके वो एक और ले गया, ये क्या हुआ है। वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें कहा अलर्ट रहो, ये कोई खौफनाक जानवर है। इसका मतलब है एक नहीं है, दो जानवर हैं। हम एक के पीछे गए हैं, दूसरा पीछे कार्रवाई डाल गया है। अब उसी तरह पहरा फिर से सख्त कर दिया गया, रोज पहरा देने लगे। तकरीबन 15-20 दिन कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अलर्ट थे। बुजुर्गों ने कह दिया था अब वो दो जानवर हैं, दो बकरियां ले गए हैं तो कुछ दिनों तक अब वो नहीं आएंगे, महीना तो वो निकाल लेंगे, उसके बाद आना उन्होंने जरूर है। वो बहुत अलर्ट रहे। ये तकरीबन 25वां दिन था, आज भी वो थे तो अलर्ट। तो एक बकरियों के उसमें से उनको आवाज आई फिर से। जब वो आवाज़ आई तो वो अलर्ट हुए कि इसका मतलब है जानवर या कुछ आ रहा है। तो उन्होंने हल्की सी सीटी सी बजा के एक दूसरे को मुखातिब किया, ऊंची आवाज़ में नहीं कि जानवर अलर्ट ना हो, हल्की सी इस तरह की आवाज़ वो निकालते थे जैसे कोड वर्ड इसको कहते हैं कि जानवर जो है बोलता है तो वो जानवर की तरह आवाज़ निकालते थे। तो वो अगले जो पैरे पे होते थे, दूर दूर गोपे थे, समझ जाते थे कि वो बुला रहा है, इसका मतलब है मौजूद है जानवर वहीं पर। वो सारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास पहुंच गए जिसने जानवर की आवाज़ निकाली थी। पूछा क्या हुआ है, उसने कहा अंदर एक्टिविटी हो रही है, वो जानवर मौजूद है। उन्होंने कहा इस तरह करो कि पूरे इसका घेरा कर लो, डंडे हाथ में पकड़ लो और जैसे ही जानवर का आमना सामना इसको पड़ जाओ। अब मसला सिर्फ उनका सबसे बड़ा ये था, वो जो रात थी वो चांदनी रात भी नहीं थी, चांद भी बहुत मध्यम था, रोशनी बहुत कम थी। चांदनी रात हो, नजर आ रहा हो, रेत ही रेत, क्लियर सब नजर आता है तो बहुत आसान होता है। ये उन रातों में से एक रात थी जब चांद गायब होता है, अंधेरा ज्यादा होता है। तो उन्होंने पूरे उस घर को घेरे में ले लिया, डंडे उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे और वो जब घेरते घेरते बिल्कुल उसके करीब गए तो उस जानवर को बिल्कुल आहिस्ता से चल रहे थे, लेकिन उस अंदर जानवर को एहसास हो गया कि उनको कोई बाहर आ रहा है। तो दो लड़कों ने वहां पे बाकायदा अपनी आंखों से देखा कि वो जो भी जानवर था इतनी तेजी से शां करके वो निकला है और सीधा गोपे के ऊपर गया है, जैसे कोई उड़ता है बाकायदा। इस तरह उसने छलांग मारी है, इतनी बड़ी छलांग मारी है कि वो गोपे के ऊपर चला गया है। वो घेरा नीचे की तरफ कर रहे थे, वो जानवर वाले एरिया में था, वहां से छलांग मार के गोपे गया है। और दूसरी जो उसने छलांग मारी है दूसरी तरफ, फिर नजर नहीं आया वो जानवर कहां गया है। घेरा करते हुए और आगे बढ़ गए। वो दो लड़कों ने आवाजें दे दी, वो ऊपर 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 सारे ऊपर देखना शुरू हो गया। अंधेरा था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गोपे पे जब उसने छलांग मारी तो सबको पता लग गया कि आवाज इस गोपे के ऊपर से, इस झोंपड़ी के ऊपर से आई है, इसके ऊपर वो जानवर कूदा है। और सारे उसकी तरफ जब गोपे की तरफ बढ़ना शुरू हुए, उसके करीब पहुंचे तो वो गायब भी हो चुका था, यकीनन वो कहीं और छलांग लगा चुका था। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, लेकिन आज अभी तक किसी बकरी को कोई या भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो जानवर जा चुका था। अब अगली सुबह सारे रात को पहरा देते रहे, सर जोड़ के बैठ गए कि भाई जानवर तो हम था 1 महीने तक अभी नहीं आएगा, वो तो 25वें दिन आ गया। ये अच्छा हुआ कि अभी जैसे ही दाखिल हुआ उसको पता लग गया लड़के को और ये इकट्ठे हो गए, वो भाग गया। लेकिन आएगा सी, क्या करें, सर जोड़ के बैठे, पहरा और बढ़ाएं या क्या करें, इस जानवर को मारना पड़ेगा, ये तो दो हैं। लेकिन रात एक आया था। अब साहब
बुज़ुर्गों ने यही मशवरा दिया कि इसका अब यही हल है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागो, दिन को कुछ लोग सो जाया करो। वैसे भी उनका रेस्ट ही रेस्ट होती थी, काम काज या जॉब तो उनकी थी नहीं, वहाँ पे जा पे उन्होंने वो जो पानी का तालाब बना होता था जिसको टोबा बोलते हैं, वहीं पे वो सोना होता था। बाकी बूढ़े वैसे रिटायर्ड थे। तो ऐसा ही किया गया, उन्होंने पहरा देना और बढ़ा दिया, और लोगों, नौजवानों का, बूढ़ों का भी कहा दिया कि कम से कम जागते तो रहो ना, इधर इर्द गिर्द निगाह रखो कि जानवर फिर ना आ सके। अगले 1.5 महीने तक वो मुसलसल पहरेदारी करते रहे, बहुत एक्टिव रहे, इर्द गिर्द फिरते रहे, चक्कर लगाते रहे, आवाज़ें निकालते रहे, लालटेन पकड़े रोशनी किए, इधर उधर हर जगह पे फिरते रहे कि कहीं पे भी वो जानवर नज़र आए तो अलर्ट हों। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग बहुत अलर्ट होने के बावजूद जानवर को ट्रेस ना कर सके। 2 महीने गुजर गए, जानवर का कोई अता पता नहीं। लेकिन वो अभी तक अलर्ट थे, उस जानवर की तलाश में थे। यहां तक के कहते हैं 2.5 महीने गुजर गए, जानवर का कोई पता नहीं। 3 महीने हो गए, कोई पता नहीं। जिंदगी रूटीन पे आ गई। जब 3 महीने हो गए तो सब ने कहा इसका मतलब है वो जानवर अलर्ट हो चुका है। उसको जब हमने लास्ट टाइम घेरा था तो उसको पता लग गया था कि देहात वाले, गांव वाले बहुत अलर्ट हैं, वो भाग गया, वो डर गया, अब वो नहीं आएगा। क्योंकि बुजुर्गों का तजर्बा था कि जो 3 महीने से ऊपर हो जाए वो जानवर, इसका मतलब है जगह छोड़ चुका है, वो कहीं और चला गया है। जिंदगी उसी तरह रूटीन पे आ गई। सब आपस में गपशप मारते, दिन को बैठते, गप्पे मारते, किस्से कहानियाँ होती, बातें होती, रातों को सो जाते, बूढ़ी को जाके खाना दे आते। लेकिन ख्वाहिश थी अभी तक गांव वालों की उसकी ज़िंदगी की कहानी सुने। तकरीबन वो कहते हैं 3.25 महीने या 3.5 महीने हो गए थे, अभी तक कोई वाक़या नहीं हुआ था, और पहरा भी अब कम हो गया था। उतना वो अलर्ट जितना पहले थे, अब उतना अलर्ट भी नहीं थे, नॉर्मल हो गए थे कि हालात हाथ में हैं। उसी रात एक लड़के को आवाज़ आई, वो भी नींद की सी हालत में था, क्योंकि अब रिलैक्स थे, अब खौफ डर उतना नहीं था, नींद की सी हालत में था। और उसको जब आवाज़ आई वो अलर्ट हुआ, और जब तक वो अलर्ट हुआ, उठा, वो बैठा हुआ था, ऊँग रहा था, नींद की एक हालत में था, डंडा उठा के जब तक वो वहाँ पे पहुँचा तो उसको पता लगा उसकी 3 बकरियाँ गायब हो चुकी हैं। और नीचे ज़मीन पे जो घसीटने के निशान थे वो 3 बकरियों के थे। अब जानवर एक वक्त में एक बकरी को घसीट सकता है, इसका मतलब है वो 3 जानवर आए थे, 2 भी नहीं जो वो 2 समझते रहे थे लास्ट में हुए थे। अब 3 जानवर थे जिनको तीनों को इकट्ठे घसीटा गया था। ये एक जानवर नहीं घसीट सकता। उसने आवाज़ें दी, चीखना शुरू कर दिया, आवाज़ें निकाली, सारे जमा हो गए, जाग भी गए। क्या हुआ? उसने कहा 3 बकरियां, 3 जानवर ले गए हैं। उसका मतलब है वो बहुत तेज तरार जानवर है, वो इंतजार में था और 3 बकरियां आज ले गया है। सारी रात तो पहरा देते रहे, सुबह सर जोड़ के बैठे रहे, क्या किया जाए। उन्होंने कहा हम तो पूरा इतने 1.5-2 महीने अलर्ट रहे, जब 3 महीने हो गए, तजर्बा तो यही बताता है कि जानवर चला गया है। लेकिन वो इतना चालाक था, इतना तेज तरार चालाक था कि जैसे ही हम इधर उधर हुए, नॉर्मल हुए, तो वो 3 बकरियां ले गई। इसका मतलब है 3 जानवर हैं। वो सब परेशान, क्या करें, अब फिर हमें जागना पड़ेगा, फिर हमें अलर्ट होना पड़ेगा। रावल तुम क्यों चुप बैठे हो? हाँ, ऐसे जैसे ख्यालों में गुम हो। और उसने कहा हाँ, उसने कहा तुम क्यों चुप बैठे हो, आज कोई बात नहीं की? उसने कहा नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। उसने कहा क्या सोच रहे थे? उसने कहा अभी नहीं, थोड़ा सा मुझे वक्त दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। उसने कहा क्या सोच रहे हो, कोई मशवरा दो। उसने कहा देखते हैं। मतलब उसने गोल मोल सा जवाब दिया, कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, जिससे अंदाजा हुआ कि किसी गहरी सोच में गुम है। पहरे बढ़ा दिए गए, जानवर नहीं है, 3 बकरियां वो लेके जा चुका था, पहरा बढ़ गया। रावल किसी मिशन में था। रावल अब सोता नहीं था, दिन को सो लेता था, रात को बहुत अलर्ट था। वो नौजवान, वो गबरू, वहां का बहादुर, सब कुछ था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये तकरीबन कहते हैं पहरा देते हुए कोई 1.25 महीना हुआ था कि उस रात लोगों ने चीखने की आवाज़ें सुनी, और जब चीखने की आवाज़ें सुनी तो उसी सिमत भागे जहाँ से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। और जब गए तो वो क्या देखते हैं, एक अजीबो गरीब मंजर है। रावल ने उस गरीब बुढ़िया के बाल बड़े बुरी तरीके से पकड़े हुए हैं, उसको पीछे बालों से पकड़ा हुआ है, और उसकी उस झोंपड़ी, उस गोपे के बाहर खड़ा है और उसको कह रहा है बोल कौन है तू?
सारे पहुंच गए, वो रो रही है, आगे से अजीब सी तड़प रही है, और बुढ़िया की हालत ऐसी है कि ये क्या कर रहा है, लोगों को इस नज़रों से देख रही है, मुझे बचाओ, ये पागल हो गया, मेरे बाल पकड़े, मैं एक बूढ़ी सी औरत हूँ। वो गाँव वाले ने कहा, रावल ओए क्या हो गया तुझे, क्यों पकड़ा हुआ इस गरीब को? उसने कहा, मैं इससे पूछ रहा हूँ ये कौन है। उसने कहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, वो रो रही है यार, बाल तो हल्के कर, तूने बहुत सख्ती से इसके बाल पकड़े हुए, बेचारी बूढ़ी औरत की हालत हो गई है। तो उसी वक्त बूढ़ी बोली, मुझे इससे बचाओ, पता नहीं ये मुझसे क्या चाहता है। एक मरियल सी आवाज़, एक कमज़ोर औरत, बूढ़ी औरत जिसकी हालत इस तरह की हो, उसकी जिस तरह की आवाज़ थी उस तरह की उसकी आवाज़, और वो सारे उसको कह रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रही, इसको छोड़ तो सही, अच्छा छोड़ तो सही, बुजुर्ग आगे बढ़े, इसको छोड़ तो सही। उसने बाल छोड़ दिए तो वो गिर सी गई ज़मीन पे, जैसे बेहोश से होते हैं। क्या हुआ है तुझे? उसने कहा, ये कौन है, ये जब से हमारे गांव में आई है ये वाक़यात हो रहे हैं, मुझे इस पर शक है। उन्होंने कहा, रावल तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इस बुढ़िया पे तू शक करेगा, ये क्या करेगी बुढ़िया, जो ना खाती है ना पीती है, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, इसकी क्या तूने देख लिया? उसने कहा, पता नहीं क्यों मुझे इस बुढ़िया पे शक है। सब ने रावल को कहा, रावल यहाँ पे तू गलत है, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इस पे शक क्या करना, तू क्या सोचने बैठ गया है? मतलब तुझे लगता है ये कोई बला है, ये कोई जानवर है, ये कोई चीज़ है? वो ये तो हिल तक नहीं सकती, वो ये तो खाना तक नहीं खाती, पता नहीं कौन मरी हुई सी औरत है, तू क्या कर रहा है? बहरहाल उस बुढ़िया को उन्होंने सुलाया, रावल को लेके गए, और रावल चुप सा हो गया। ऐसे लगता है रावल जैसे झूठा पड़ गया था, रावल शर्मिंदा सा हो गया था कि रावल ने एक बुढ़िया के जाके बाल पकड़ लिए थे। वक्त गुजरा, फिर पहरा बढ़ता रहा, उसी तरह वो सारे पहरा देते रहे, जानवर अभी नहीं आ रहा था। काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 5-6 महीने गुजर गए, जानवर नहीं आया। अब सब फिर रिलैक्स हो गए थे, 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया था, जानवर नहीं आया था, इसका मतलब है जानवर चला गया था, हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। लेकिन ये एक ऐसी अनहोनी रात उस चोलिस्तान की थी जिसने सबको हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। हुआ क्या कि आज फिर चीखों की आवाज़ आ रही थी, और सब चीखों की आवाज़ से जाग गए, और जब बाहर निकले तो आज रावल ने उसी बुढ़िया को बालों से पकड़ा हुआ था और ज़मीन पे घसीटता हुआ लेके आ रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी, उसने बालों को एक ख़ास अंदाज में पकड़ के लपेटा हुआ था। पिछली दफ़ा तो पकड़ा हुआ था, उसने इस अंदाज में बालों को कसा हुआ था कि वो हिल नहीं पा रही थी, गर्दन हिला भी नहीं पा रही थी, इतने बुरी तरीके से उसके बाल पकड़े हुए थे। पिछली तरह जिस तरह इंसान बाल हाथों से पकड़ लेता है, एक हाथ से उसने बाल पकड़े हुए थे, आज उसने यूं लपेट के पकड़े हुए थे कि हिल नहीं पा रही थी, और उसका मुंह नीचे ज़मीन की तरफ था, उसको घसीटता हुआ लेके आ रहा था, और वो चीखें मार रही थी। और जब वो सब गांव वाले जाग गए, उठ के आए, तो देखा उसने यूं मुंह उठाया, गुस्से से कहा, देखो इसका मुंह। उसका मुंह खून से भरा हुआ था, उसके दांत आगे वाले निकले हुए थे, 2 ऐसे दांत बड़े बड़े नजर आ रहे थे जिससे क्लियर पता लग रहा था कि ये जानवर की गर्दन में अपने दांत मारती है और खून पीती है। सब अलर्ट हो गए, डर गए कि ये क्या है। उसने कहा, यही जानवर है, ये इंसान नहीं, ये डाइन है, डाइन। ये बुढ़िया का रूप धार के इस बस्ती में आई है, डाइन है, जितने भी जानवर लेके जा रही है ये डाइन लेके जा रही है। तुम लोगों ने उस दिन कहा था ना, मैंने क्या किया है, रुको, काटो पहले इसके बाल काटो, नहीं तो ये डाइन मुझे भी खा जाएगी, तुम लोगों को खा जाएगी, ये बहुत ताकतवर है, इसकी ताकत इसके बालों में है, इस डाइन के बाल काटो, भागो। अब सब उसका चेहरा तो देख चुके थे, खून से भरा हुआ चेहरा, और उसकी हालत से उनको अंदाजा हो गया था ये इंसान नहीं है। कहानी क्या थी सब जानने के लिए बेचैन थे, लेकिन जिस तरह उसने कहा, खा जाएगी मुझे भी, तुम्हें सबसे पहले इसके बाल काटो, भागे सारे, गए और आके छुरी से, जिस तरह उन्होंने उसके बाल काट दिए, उसके बाल काट दिए तो उसने उसको ज़मीन पे फेंक दिया। उसने कहा, अब इसकी ताकत ख़त्म हो चुकी है, अब इसको बांधो और इसको मार दो, इसको जला दो, वरना ये खा जाएगी तुम सबको, अब जादू नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा लोगों को जो झटका लगा वो ये था, जब लोगों ने उसको जमीन पे देखा था घसीटते हुए, तो उस वक्त उसका मुंह नजर आ रहा था, और जब उसके बाल काट के उसने जमीन पे फेंका उसको, तो सब ये देख के और ज्यादा खौफजदा कि उसके पांव उल्टे हो चुके थे, वो उल्टे पांव के साथ थे। तो सब बेचैन थे उस कहानी को सुनने के लिए कि ये क्या हुआ है, ये कौन औरत है, हमें भी बताओ। तो उसने बताया कि मुझे इस पे शक था, लास्ट टाइम भी जब मैंने इसको पकड़ा था, लेकिन उस वक्त मेरे पास सबूत नहीं था, आप लोगों ने भी इसको बुढ़िया समझा। जब जानवर गायब हो रहे थे, मैं सोच रहा था जानवर किस सिमत में आता है, जब घसीटने के निशान थे, आगे जाके ख़त्म हो जाए, जानवर ऐसा नहीं कर सकता।
जानवर जितना भी घसीट के लाएगा, निशान रेत है, निशान बनता रहेगा। पहली दफ़ा भी ऐसे हुआ, दूसरी तीसरी दफ़ा भी निशान ख़त्म हो जाते थे। और एक बात जो आप लोगों ने गौर नहीं की वो ये थी कि पहला एक जानवर आया, हम उसके पीछे गए तो दूसरा अभी आ गया, तो वो दूसरा नहीं था, वो एक ही जानवर था, यही जानवर। फिर जब 3 को घसीट के लेके गया तो जानवर, अगर 3 जानवर थे तो वो इकट्ठे ही चल रहे थे। जानवर का ये कोई कायदा कानून नहीं है कि जब वो किसी को घसीटेगा तो थोड़े थोड़े फासले पे कहीं दूर हो जाएगा, कहीं करीब हो जाएगा। उन तीनों को जब घसीटा गया था तो इकट्ठा ही घसीटा गया था, बराबर फासला जा रहा था, जैसे लाइन में घसीटा गया हो। मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था ये एक ही जानवर है, और एक जानवर 3 बकरियां घसीट नहीं सकता, एक वक्त में एक घसीटता है। और अगर 3 जानवर आते तो वो 3 अलग अलग, मतलब एक उस साइड से घसीट रहा है, एक उस साइड से, ये इकट्ठे जा रहे थे। तो तब मुझे बहुत यकीन था कि कुछ है। जब मुझे इस पर शक हुआ और आप लोगों ने भी कहा, मैंने उसके बालों को छोड़ दिया, तो उस रात भी मैं सोचता रहा और आप लोग पूछते रहे, मैं चुप रहा। मैंने इसके ऊपर निगाह रखनी शुरू कर दी। मैं पहरा नहीं देता था, मैं इसी की झोंपड़ी की तरफ रखता था। और एक रात मैंने असल में इसको देखा था, ये अपनी झोंपड़ी से निकली थी और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चल रही थी। मुझे मशकूक महसूस हुई, मैं इसके पीछे गया लेकिन आगे मुझे नज़र नहीं आई। और थोड़ी देर के बाद आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जानवर वाली, जो आप लोगों ने कहा जानवर आया था। और मैं भी आप लोगों के साथ लग गया। पहली दफ़ा जब हुआ, दूसरी दफ़ा जब हुआ, आप लोगों के साथ लग गया। और मैं जब जानवर का करते करते फिर मेरे जहन में आया कि वो कहाँ गई थी, तो मैं जाके देखा ये अपनी झोंपड़ी में लेटी हुई थी। लेकिन मुझे शक पड़ गया था कि मामला कुछ है। मैं इसका ट्रेस करता रहा, मैं इसका पीछा करता रहा। मुझे इस पे था कि गड़बड़ कहीं की शदीद किस्म की हो रही है। फिर एक ऐसी रात आई, मैंने 2-3 दफ़ा इसके पीछा किया लेकिन ये निकल गई मेरे हाथ से, मैं प्रूफ नहीं ढूंढ सका। आज रात ऐसा हुआ कि जब ये झोंपड़ी से निकली, मैं बहुत अलर्ट था और मैंने कोई लालटेन कोई चीज़ नहीं उठाई हुई थी, सिर्फ हाथ में मैंने डंडा रखा हुआ था। और मैं इतना अलर्ट था, मैं कुरानी आयत पढ़ रहा था, अंदर ही अंदर पढ़ रहा था, ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहा था कि मैं इतना पढ़ रहा था कि मुझे शक था यही औरत के अंदर कोई गड़बड़ है। तो मैं अंदर ही अंदर दिल में थोड़ा सा पढ़ रहा था कि बस ज़्यादा भी ना पढ़ूं कि ये ना हो कि इसकी ये पता लग जाए इसको। आज ये झोंपड़ी से निकली है। मैं इसके बिल्कुल फासला रख के पीछे से देखने की बहुत मोहतात अंदाज में इसके पीछे गया हूँ। और जब मैं इसके पीछे गया हूँ तो मैंने इसको उसी तरफ जाते हुए देखा है। जब ये उसी तरफ गई है तो इसने बकरी इस तरह उठा के अपने कंधे पे रखी है कि मैं उसी वक्त यकीन में बदल गया, मेरा जो शक था कि इंसान की इतनी जुर्रत ही नहीं इस तरह बकरी उठा के कंधे पे रखे। पहले इसने आपको धोखा दिया था, पहले ये बकरी घसीट के लेके गई थी और जब आगे पहुंची थी तो ये अपनी बकरी को उठा के कंधे पे रख लेती थी, इसलिए निशान गायब हो जाते थे और अपने जादू से, अपने किस से, अपने पाँव के निशान भी ख़त्म कर देती थी। आज भी इसने ऐसे ही किया, गई है वहाँ से इसने बकरी उठाई है और अपने कंधे पे रख दी है। मैं इसको देख रहा था, ये चलती गई है और मैं भी इसके पीछे पीछे गया हूँ और मैं आज पढ़ता रहा हूँ। इससे पहले मैंने पढ़ाई वाला कुरान मजीद नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे जहन में ही कुछ नहीं था। आज मैं पढ़ रहा था और अल्लाह ताला से मदद मांग रहा था, मेरे मालिक मुझे यकीन है ये गड़बड़ इसी औरत के अंदर है, मैं इस तक पहुँच जाऊँ। और मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते इसी के पीछे 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 चलना शुरू हो गया। ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, इसको यकीन था कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, इतनी कॉन्फिडेंस से थी, ये इतनी बहादुरी के साथ जा रही थी कि इसको कोई डर खौफ नहीं था और ये चलती चलती आगे जा रही थी और मैं इसके पीछे जा रहा था। मैंने अपना फासला इतना ज़्यादा रखा हुआ था कि अगर ये मुड़ के भी देखे तो मुझे देख ना सके। मैं इस अंदाज में चलना शुरू हो गया कि सीधा नहीं चल रहा था, जिस तरह नीचे बैठ के चलते हैं, इस अंदाज को मैंने अपना लिया ताकि अगर ये मुड़ के भी देखे तो मुझे ना देख सके, मैं फौरी ज़मीन पे लेट जाऊं। आज अंधेरा भी था, अंधेरी रात थी और मैंने कहा मैं इसी अंधेरी रात का फ़ायदा उठाऊंगा ताकि इसको नज़र ना आए। दिल ही दिल में मैं अल्लाह का विर्द करता हुआ इसके पीछे चलता रहा। ये बहुत मुतमईन थी, इसने एक दफ़ा भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जैसे इसको यकीन था कि कौन आएगा मेरे पीछे। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट थी कि चलती रही और मैं भी रेंगने वाले अंदाज में, बैठने वाले अंदाज में खड़ा हो जाता, कभी चलता कभी फासला रख के इसके पीछे चलता रहा। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला मेरी मदद कर रहा था और ये मुझे जाते हुए अंधेरे में भी जैसे महसूस हो रही थी, नज़र आ रही थी। ये चलते चलते जब काफ़ी आगे चली गई, मैं भी चलते चलते इसके पीछे पहुंच गया तो एक जगह ऐसी आई जहां पे रेत का इस तरह का सीन इसने बनाया हुआ था कि ये ढांप देती थी। वहां पे इसने गड्ढा टाइप खोदा हुआ था जहां पे ये जानवर लेके जाती थी।
वहाँ पे ये क्या करती थी, जानवर को जाके डालती, वहाँ पे बैठ के खाती, जो कुछ भी करती। मुझे तो पहले पता नहीं था। मैं भी जब इसके पीछे चलता चलता वहाँ तक गया, तो जब मैं उसके करीब पहुंचा मुझे लगा अब यहाँ पे कोई नीचे की तरफ है, क्योंकि रेत थी और अब मुझे ऊपर टेले पे चढ़ गया था और मुझे अब नीचे उतरना था। तो मैं रेंगने वाले अंदाज में, जिस तरह कोहनियों के बल चलते हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज़ पैदा किए मैं जा रहा था कि इसको पता न लग सके। और जब इस तरह चलते चलते मैं बिल्कुल करीब पहुंचा और मैंने नीचे की तरफ देखा तो बड़ा धुंधला मुझे नजर आया, जानवर मर चुका था और ये बैठी उसको खा रही थी। अब मैंने अल्लाह ताला से मदद इस तरह मांगी कि मैं अगर हल्का सा भी गलती करने में, इसके बाल पकड़ने में रह गया, इसके बाल ना पकड़ सका, तो ये मुझे मार देगी। बहुत ताकतवर है ये, इंसान नहीं डाइन है। और अगर मैंने इसके बाल फौरी जाके पकड़ लिए तो फिर मैं बच जाऊंगा, क्योंकि अब हकीकत खुल चुकी थी। एक गढ़ानुमा जो जगह बनाई हुई थी वो वहीं पे बैठी थी। मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी, लेकिन एक बात जो मुझे फ़ायदा दे रही थी, ये इतना रिलैक्स थी, इसको खौफ नहीं था, ये इर्द गिर्द देख भी नहीं रही थी, इस अंदाज में थी जिस तरह इसको किसी का भी कोई डर ही नहीं है। उसको पता है वो अकेली है और बहुत ज़्यादा वो है, कोई अलर्ट नहीं थी। तो कहता है मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, मेरी आंखें एक मंजर देख रही हैं, एक गड्ढा जिसमें एक बकरी मर चुकी है, उसको वो डाइन बैठी खा रही है। उसकी कमर मेरी साइड पे है, अगर मेरी तरफ उसका मुंह होता तो उसको पता लग जाता। वो मेरी साइड पे कमर करके बैठी है। वो बुढ़िया जो हिल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वो अब इतनी अलर्ट एक्टिव नजर आ रही थी। उसने एक हाथ से उस बकरी को उठा लिया। वो कितनी ताकतवर थी, और अभी भी जिस तरह बैठी शक शक की आवाजें निकाल के खा रही थी, तो लगता था जैसे कोई 25-30 साल की कड़ियल औरत हो। कड़ियल जिस तरह जवान होता है, इस तरह की अलड़ मुठियार हो, ताकतवर औरत हो, इस तरह वो बैठी उसको खा रही थी। उसको कोई डर खौफ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस अंधेरी रात में, घुप अंधेरा हर तरफ जो फैला हुआ था, मुझे अंदाज़ा था कि मेरी एक हल्की सी गलती मेरी जान जा सकती है। इस बकरी की जगह पे मैं ज़मीन पे होऊंगा और ये मुझे खा रही होगी। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था, उसके खाने की आवाज़ें आ रही थी, वो चबा रही थी, खा रही थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उठा। आंखें मेरी बंद थी। खौफ के आलम में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि या मैं मर गया या मैं बच गया, या मैं मर गया या मैं बच गया। मैंने आंखें बंद की, आहिस्ता आहिस्ता उठा, और जब मैं खड़ा हुआ तो उसके बाद मैंने आंखें देखी। अभी तक वो अपनी जगह पे थी, उसने मुझे नहीं देखा था, वो खाने में मसरूफ़ थी। बस यही लम्हा था। मैंने वहीं से इस तरह छलांग लगाई कि मेरे दोनों हाथ ही उसके बालों में हों, और अल्लाह की रहमत से ऐसा हुआ, जैसे ही मैंने छलांग मारी मेरे दोनों हाथों में उसके बाल आ गए। जैसे ही बाल आ गए मैंने कस के उसके बाल लपेट लिए। उसके बाद उसकी चीखों पुकार शुरू हो गई। हाथ वो चला रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। वो इतनी ताकतवर जो डाइन थी, वो जिसकी ताकत उसके बालों में थी, वो मेरे हाथ में आ चुके थे। अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बस मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं बच गया हूं। मैंने उसको बालों से पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उसको कस के बालों से जिस तरह लपेट लिया अपने हाथों में कि कहीं बाल ना छुड़वा सके। उसको मुश्किलों से मैंने जोर लगा के उस गड्ढे से निकाला। एक जगह ऐसी थी जहां से निकलना थोड़ा सा आसान था, वहां से मैं निकला हूं और इसको घसीटता हुआ यहां ले आया हूं, जिसको आप लोगों ने देख लिया है, और इसके मैंने बाल काट दिए हैं। ये क्लियर हो चुका है। ये इसको आप देख चुके हैं, जिसके पाँव उल्टे हैं और उसके आप दांत देख चुके हैं। ये इंसान नहीं, ये डाइन है। बोल, उसको मुखातिब करके बोला, बोल कौन है तू और तू क्या चाहती है, यहां पे क्यों आई थी, और तू डाइन कैसे बनी। आज वो बुढ़िया मुंह से बोल नहीं रही थी। उसकी मुंह से अजीबोगरीब खां 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 अजीब सी वो खौफनाक आवाजें निकाल रही थी कि गांव वाले डर के पीछे हो रहे थे। तो एक बुजुर्ग जो था उसने कहा, रावल ये शायद बताए ना, क्योंकि जिस हालत में ये पकड़ी गई है और उसके बाल काटे गए हैं, शायद हमें कहानी ना बताए, नुकसान ना कर दे। बेहतर यही है इसको जितनी जल्दी हो सके मार दो, नहीं तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। वो ख्वाहिश थी रावल की भी, बाकियों की भी, इसकी कहानी पूछे, लेकिन इस वक्त वो कहानी बताने के मूड में नहीं थी। वो हमला करने के लिए हाथ इस तरह चला रही थी, लगता था हमला कर देगी। तो उसी वक्त गांव वालों ने मिलकर उसको फौरी तौर पे पकड़ के बांध दिया। वो कहते हैं हमने उसको बांध दिया, और उसके बांधने के बाद जो बुजुर्ग थे उसने कहा इसका गला दबाओ और इसको मार दो।
और उसके बाद जो ख्वाहिश थी सबकी कहानी इसकी सुन सकें, अब वो इतनी खौफ में बदल चुकी थी कि वो डाइन बजाय कि कहानी सुनाने के फिर किसी पे हमला कर दे। उसकी ताकत तो शायद बालों की वजह से, रावल कह रहा था बालों की वजह से उसकी ताकत ख़त्म हो गई है, बुज़ुर्ग भी ये कह रहा था हाँ इसकी ताकत बालों में होती है, लेकिन अभी किसी पे हमला ना कर दे। तो वहीं पर सारों ने उसको जो बांध दिया था, वहीं पर उसको बांधने के बाद फौरी तौर पर जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने नौजवानों का इसको गला दबाओ। तो वो भयानक तरीके से, मैं यहाँ उसको डिस्कस नहीं करूँगा, उन्होंने भयानक तरीके से उसको मार दिया। जब उनको यकीन हो गया कि ये मर गई है तो बुजुर्गों ने कहा अब इसके जिस्म को जिंदा मत छोड़ो, हमें नहीं पता ये फिर किसी ताकत से, किसी जादू से कुछ आ सके, इसको जला दो। जब वो मर चुकी तो कहते हैं उसी रात ही उन्होंने उसको वहीं पे जला दिया, लकड़ियां डाल के बाकायदा इस तरह जला दिया। इतने खौफजदा थे क्योंकि उसका वो कहते हैं चेहरा जब गांव वालों ने देखा था तो वही झुर्रियों से जो भरा हुआ चेहरा था, वो आज जब उसके बड़े बड़े दांत देख रहे थे तो उस वक्त झुर्रियां खत्म हो चुकी थीं। जिस पे लोगों को झटका लगा था उसके चेहरे को देख के, उसके जो दो आगे से दांत निकले हुए थे जिनमें खून लगा हुआ था, पूरा मुंह खून से भरा हुआ था, तो आज वो चेहरा झुर्रियों वाला नहीं था, वो ऐसा था जैसे किसी नौजवान लड़की का चेहरा होता है, तरोताज़ा चेहरा होता है, फ्रेशनेस होती है स्किन के ऊपर, इस तरह ग्लो कर रही होती है स्किन, इस तरह तरोताज़ा उसका चेहरा था। इसका मतलब है वो जब खून पीती थी तो एक तरोताज़ा नौजवान बन जाती थी। उसके हाथ की झुर्रियां भी खत्म हो चुकी थी, वो काला स्याह जो उसका रंग था वो भी उस रात उन्होंने देखा लालटेन की रोशनी में, वो काला स्याह नहीं, वो बिल्कुल सफ़ेद, बहुत ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं लेकिन जिस तरह गंदमी होता है उस तरह उसका रंग भी चेंज हो चुका था और स्किन में झुर्रियां खत्म हो चुकी थी, टोन वाइट हो चुकी थी। वो समझ गए थे ये इंसान नहीं है, दांत ही दूर से बता रहे थे, और उसके बाद उन्होंने उसके पाँव भी उल्टे देख लिए थे उसको जब वो मार चुके, और उसके बाद उन्होंने इसको जला दिया। और वो कहते हैं जो उसकी राख थी, उन्होंने कहा इसको राख को और इन लकड़ियों को उठा के दूर फेंकाओ। उन्होंने मतलब उसी रात से मुराद ये कि उसी वक्त तो नहीं किया, इंतज़ार किया सुबह होने का। और जब वो फेंक चुके तो उसके बाद रावल उन सबको लेके उस जगह पे गया था जहाँ से वो लेके आया था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने रेत हटाई तो पता लगा नीचे हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं, और वो हड्डियाँ जो उसने गोश्त वगैरह खा लिया था और कुछ जगह पे गोश्त भी था, तो उसको वो रेत से ढांप देती थी, इस अंदाज में ढांप देती थी कि लोग पास से गुजरे भी तो उनको पता नहीं लगता था। और वो टीला भी उसने एक ऐसी जगह पे चूज़ किया था जो दूर से नज़र ही नहीं आता था, उस सिमत में लोगों का जाना भी नहीं होता था। और वो उसके बाद वो अंदाज भी उसका ऐसा था कि वो वहीं पे बहुत सारी वो जो चोलिस्तान में टीले होते हैं ना, वहीं पे कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बंदा धंस सा जाता है नीचे, उसको एक लफ्ज़ बोलते हैं मुझे नहीं आ रहा। तो लोग जब इस तरह का टीला और बीच में घड़ा पड़ा हो तो उस सिमत नहीं जानते कि यार घड़ा इस वजह से ना पड़ गया हो कि ये नीचे धंस रहा है। तो उसने स्टाइल इस तरह का बनाया था कि उसके अंदर खाती हड्डियां रख के ऊपर से मिट्टी डाल देती, तो ऐसा लगता कि ये जगह धंस रही है। तो खौफ की वाले में भी लोग उस धंसी हुई जगह में नहीं जाते, कहीं हम ही ना इस मिट्टी के अंदर। बहुत से लोगों ने देखा होगा कहीं पे कीचड़ होता है तो उसके अंदर इंसान जाता है, दलदल कहते हैं जिसको, तो कीचड़ के अंदर अंदर ही जाता जाता बिल्कुल इंसान गायब हो जाता है और मर जाता है। तो रेत में भी इस तरह की दलदल होती है जहाँ पे गड्ढा टाइप बनता जाता है, तो लोग समझ जाते हैं कि अगर हम इसके अंदर गए तो शायद हम भी नीचे चले जाएंगे और मर जाएंगे। तो उस तरह गढ़ा वो इस तरह के दलदल टाइप बना दी थी कि लोग खौफ से वहाँ पे देखते भी थे तो अंदर की तरफ नहीं जाते थे। और रावल ने कहा ये दलदल नहीं है, ये गढ़ा नहीं है, ये इसने बनाया हुआ है आप लोगों को धोखा देने के लिए कि आप लोग इस सिमत में ना आ सकें। यहाँ पे ये खाती थी और ये करती थी। अब वो थी डाइन, सबको पता लग चुका था, मर चुकी थी, जल चुकी थी, लेकिन उसका किस्सा क्या था वो कहते हैं ये किसी को भी पता नहीं लगा, क्योंकि वो इस हालत में थी कि सबको अंदर खौफ आ गया था। और इस गाँव में ये पहला वाक़या था जिसमें ये हुआ था। तो रावल के बारे में कहा जाता है कि रावल दिलेर भी था, बहादुर भी था, और उसके जो बुज़ुर्ग थे वहाँ पे उन्होंने भी बहुत सारी इस तरह की शब्द को कहानियाँ या किस्से सुना रखे थे कि जो चुड़ैल होती है, डाइन होती है, वो इंसानों में से होती है। वो मंत्र तंत्र जंतर पढ़ने के बाद ताकत शक्ति हासिल कर लेती है और उसकी शक्ति से वो चुड़ैल डाइन बन जाती है। तो डाइन इंसान को भी खाती है, इंसान का भी खून पीती है, जानवरों को भी खाती है, बहुत कुछ इस तरह करती है। उसकी ताकत उसके बालों में होती है। तो अगर उसके बालों को पकड़ लिया जाए तो वो ताकत नहीं दिखा सकती, जादू नहीं कर सकती, और अगर उस बालों को काट दिया जाए तो वो फिर उसकी जादू की ताकत ख़त्म हो जाती है। बहरहाल वो इस ख्वाहिश में थे कि हमें इसका किस्से का एंड पता लगे कि ये असल में डाइन बनी कैसे थी, लेकिन वो ये ना जान सके, खौफ की वजह से उन्होंने उसको मार दिया था। तो ये थी कहानी जो मुझे मोहन ने बताई। कहते हैं हमारी सदियों से चली आ रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये कहानी भेजूं और आप अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में इसको सुनाएं। हमारे उस चोलिस्तान की एक कहानी है,
आज भी इस तरह की और भी कहानियां हैं जो यहाँ चोलिस्तान में मौजूद हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ये कहानी भी सेंड करूँगा। मैंने कहा ज़रूर, ये मुझे कहानी अच्छी लगी है, मैं इसको सुनाने जा रहा हूँ, और भी कहानियाँ आप मुझे सेंड कीजिए चोलिस्तान की जो मुख्तलिफ इस तरह की हैं जानवरों की, तो वो इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूँगा। सो ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। एंड में फिर से मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सुनने वालों से, सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए। अभी और सैलाब आ रहा है, उनको बहुत हेल्प की ज़रूरत है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोग मेरा हाथ बनिए, आप लोग मेरा बाजू बनिए, मेरी फैमिली है, आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम लोगों की मदद करें। यकीन मानिए यही चीज़ ही आखिरत में भी और दुनिया में हमारी कामयाबी का बायस बनेगी, बख्शवाएगी, हमारे गुनाह कम होंगे। अल्लाह ताला इसका दुनिया में भी अजर देता है और आखिरत में भी अजर देता है कि हम लोग इंसानों के काम आ सकें। तो हुकूमत में मैं नहीं बैठ सकता, अभी तक वो सियासत हो रही है, लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं। तो अल्लाह का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। जो पाकिस्तान से आप बाहर, आप जितने भी लोग हैं, आपको पता है पाकिस्तान पैसे किस तरह भेजते हैं। मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ, वहाँ पे 2-3 तरीके हैं। बैंक के ज़रिए होता है, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए होता है। तो उसमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, नाम और आपका मोबाइल नंबर। तो आप मेरे नाम पे मज़हर मलिक, MAZHAR, मज़हर MALIK मलिक, मज़हर मलिक, इस नाम को आप लिखें और उसके नीचे मोबाइल नंबर, वही जो यही व्हाट्सअप का नंबर है, +923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। इस पे आप वेस्टर्न यूनियन या बैंक के ज़रिए जो भी है कैश की सूरत में भेजिए। आपकी अमानत उन लोगों तक पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह मैं व्लॉग बना के भी आपको दिखा दूंगा, जो अरसलान अपने फंजी TV चैनल पे इंशाल्लाह व्लॉग डालेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से मदद कीजिए, और पाकिस्तान से कोई मदद करना चाहता है तो इसी नंबर पर जैज़ कैश बनाए 031366555500। जैज़ कैश पे आप जितने भी अमाउंट भेज सकते हैं ताकि ज़लज़ला ज़दगान की मदद हो सके। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।